ध्यान दो भाई, लिखना सभी बंद कर दो। वैसे देखा जाए तो हमारा एक चौथा टॉपिक है ना, और इसके बाद में विशेष रूप से एक टॉपिक बचेगा फ्रेमिंग क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन। फिर हमारे ग्रामर्स के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। डिटरमाइनर्स टॉपिक सेम करेक्ट फॉर्म द वर्ब की तरह ही है, केवल उसको ऐसे समझाना है, लिखवाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में तो हम क्या पढ़ रहे थे, हेल्पिंग वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम क्या पढ़ रहे थे, हेल्पिंग वर्ब, समझ रहे हो। और डिटरमाइनर्स में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, बस यही अंतर है, अर्थात टेंस के अकॉर्डिंग ही पूरा मामला है। ठीक है ना, तो 1 तारीख से पहले पहले ग्रामर्स के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम बुक पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ग्रामर प्रत्येक टेस्ट में, जो साप्ताहिक टेस्ट होगा उसमें ग्रामर में जो भी आपसे पहले पढ़ा दिया है वो सारा आता रहेगा। उसके बाद में जैसे हम लेसन पढ़ाएंगे वैसे ही हम उसके दी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको बताए जाएंगे, राइट करवाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, याद करवाए जाएंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको पर्सनल अलग से कॉपी बनानी पड़ेगी। ये तो ग्रामर की कॉपी रहेगी और उसके लिए अलग से बुक की कॉपी बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, ऐसे मत सोचना कि सर जी तो यही नहीं भरेगी, भरेगी, है ना। ग्रामर्स की कॉपी कंप्लीट भर जाएगी, ग्रामर्स की, क्वेश्चन आंसर की नहीं भरेगी। हम ग्रामर की बात कर रहे हैं ना, ग्रामर की एक कॉपी है पहले वाली, वो बना लो अगर उसमें पेज है तो, और कोई दिक्कत नहीं है ना, वो बना लो। क्योंकि हमारे साल भर में दोनों किताबों में 128 पर्सन बनेंगे। कितने पर्सन? 128। पिछली बार भी शायद इतने थे ना, 128-30 पर्सन ही थे। और 128 जो पर्सन है, जो पहले के विद्यार्थी हैं जिन्होंने 9वीं क्लास में यहां पढ़ा था, 10वीं अब हैं, उनको 128 के 128 क्वेश्चन आंसर हम अच्छे से याद करवाए। हाँ, पूछ सकते हो जो पुराने विद्यार्थी हैं जो यहां पढ़ के गए थे इंग्लिश की, हमने और उन विद्यार्थी को भी याद करवाए जिनको ठीक से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, है ना। हाँ, वो फॉर्मूला हमारे पास में है, वो अभी नहीं बताएंगे हम आपको। यहां पर ही लिखवाएंगे क्वेश्चन आंसर, यही समझाएंगे और यहीं पर ही आपको याद करवाएंगे। घर के लिए कोई विशेष काम देंगे नहीं, है ना। कब? जब आपकी स्कूलें खुल जाएंगी। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये थिंकिंग है कि ट्यूशन को भी कौन फटागो, स्कूल को कौन फटागो, ट्यूशन को अलग, स्कूल को अलग, है ना। हमें अनुभव है इस चीज का। हम ऐसा काम कभी नहीं करते कि वहां मामला कुछ अलग चल रहा हो और यहां कुछ अलग चल रहा हो, ऐसे नहीं। हम भी समझते हैं ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां का पढ़ेंगे वहां का पढ़ेंगे। हम उसी हिसाब से पढ़ाते हैं जिस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज हो सके। जो वहां चल रहा है वो यहां पर पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्कूल में ग्रामर लास्ट में पढ़ाई जाती है ना, यहां पर ग्रामर पहले पढ़ाई जाती है। वहां पर बुक फर्स्ट में पढ़ाई जाती है, तो यहां पर ग्रामर फर्स्ट में पढ़ा दी जाती है। तो ग्रामर हमने पढ़ाई दी है ना, उसके बाद में वहां पर बुक चलेगी। तो हम 1 तारीख को कंफर्मेशन हो जाएगा कि वहां पर बुक कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, वहां बुक कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहां फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक शायद मुझे लगता है कि 99% वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहली बुक वही है, पहली बुक वही है और दूसरी बुक जो हम आपको बता रहे हैं ये है। तो हम क्या काम करेंगे, वहां पर तो फर्स्ट बुक चलेगी, तो यहां पर हम सेकंड बुक चलाएंगे। इस चीज का कंफर्मेशन करेंगे, क्योंकि वहां फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, यहां पर सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद में हम जो फर्स्ट बुक है ना, उस फर्स्ट बुक को पढ़ाने में समय इतना व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर समय रहा तो पढ़ाने का प्रयास करेंगे, अगर समय नहीं रहा तो हम बुक पढ़ाने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ज्यादा ध्यान किसके ऊपर देंगे? क्वेश्चन आंसर के ऊपर। मुझे पता है इस चीज का कि अगर मैं आपको एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद में बता दूंगा तो भी आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा। ट्रांसलेशन कब आएगा? जब हम आपको यहां पे क्वेश्चन आंसर याद करवाएंगे। और क्वेश्चन आंसर याद करवाएंगे तो मुझे लगता है कि जो लेसन है ना पूरा, वो लेसन आपको वैसे ही कंप्लीट याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में सारा लेसन आ ही जाता है ना। लेसन भी पढ़ना आ जाएगा, याद भी हो जाएगा और उसकी कहानी भी आप जान जाओगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेसन की कहानी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी क्वेश्चन आंसर। चलो
ध्यान दीजिएगा, वॉइस हमारा टॉपिक है, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। और इसमें जो कंफ्यूजन वाला विषय रहेगा वो यही रहेगा कि जब एक्टिवस से पैसिवस बनाएंगे ना, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले नियम लगा देंगे। ये कंफ्यूजन रहेगा, ध्यान से समझ लो, रहेगा। इसलिए कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम दबाव दे करके थोड़ा सा आपको ध्यान देने के लिए कह रहे हैं कि ध्यान दो कि यहां पर अगर प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन करोगे तो प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन किसका कर दोगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने। और जब एक्टिवस से पैसिवस बनाओगे या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे तो एक्टिवस पैसिवस के नियम लगा दोगे, उल्टा पुल्टा मामला हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये अंतर आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। वॉइस, वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। दो भागों में बांटा गया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट सक्रिय होता है और ऑब्जेक्ट निष्क्रिय होता है ना? और पैसिव वॉइस में यानी सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें, आपकी पासबुक वगैरह में ये लिखा है, सक्रिय शब्द ना लिखा हुआ हो, वहां पर लिखा है कृतवाच्य, और इसको बोलते हैं क्रमवाच्य। कृतवाच्य का मतलब होता है जहां पर कर्ता प्रधान है, कर्ता सक्रिय है, और यहाँ पे क्रमवाच्य का मतलब क्रम प्रधान है, ऑब्जेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट सक्रिय है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, एक्टिवस से पैसिवस बनाते समय ध्यान रखने योग्य गोल्डन 5 रूल्स। गोल्डन का मतलब क्या होता है? गोल्ड, सोना, इसका मतलब बहुत महंगे हैं। ये जो रूल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगे का मतलब खरीदना नहीं है हमें, मतलब इंपॉर्टेंट है ना? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये आ रहे हैं तो ये मान लो 50% आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और ये सीरियलिटी से यूज करना है, ऐसे नहीं है कि इसको ऊपर बोल दिया, बोलना भी पड़ेगा। जब आप आपसे सुनेंगे ना तो सीरियलिटी से बोलना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि हेल्पिंग वर्ब बोल दिया फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया फिर बाई शब्द का प्रयोग कर दिया, ऐसे नहीं। सीरियलिटी से बोलना पड़ेगा और सीरियलिटी से ही एक्टिवस से पैसिवस बनाएंगे, तब इनको यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, पहला नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है? उसके बाद में देखो, पहला नियम हम समझाते हुए चलते हैं। यहां पे देखिएगा, एक्टिवस है, इसको पैसिवस बनाएंगे ना, तो एक्टिवस का पैसिवस बनाएंगे तो इसमें बोला है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए मैंगो, यानी एक आम है। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाना में? सब्जेक्ट। यहां पे अगर फर्स्ट सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो फर्स्ट अक्षर कैपिटल होना चाहिए ना। तो ए मैंगो, पहला नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम है कि आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब सुनो, यहां पर देखो, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन वर्ड भी तो हो सकते हैं ना, ये सब भी तो हो सकते हैं ना। जैसे मान लो यहां पे है कि आई डू नॉट रीड इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना। इसका हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। यहां पर क्या लिख दिया हमने? दोनों को साथ बनाते हुए चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। यहां पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अगर प्रोनाउन आया है तो इस सारणी का प्रयोग करना है। ठीक है ना? अगर मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट यानी मी होता, क्या होता? मी होता, तो यहां पर सब्जेक्ट बनाते तो क्या हो जाता? समझ में आ रहा है ना? और अगर मान लो यहां सब्जेक्ट आई होता तो ऑब्जेक्ट में क्या लिख देते? मी। अब नाम आया है तो प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन नहीं करना है, सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते थे वैसे यहां पे है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अब ध्यान से सुनना है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे थे तो उसमें टेंस से संबंधित परिवर्तन हो रहा था ना, सेम यहां पर भी आपको टेंस से संबंधित सारणी लिखी हुई है तो यहां पर भी परिवर्तन करना है हेल्पिंग वर्ब से संबंधित। तो यहां पे देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा है? एस। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का। अब इज का प्रयोग कब करना है, एम का कब करना है, आर का कब करना है, ये हमने आपको टेंस में सिखाया था। अर्थात यहां पर सब्जेक्ट को देखते हुए इज एम आर का प्रयोग करना है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। तो इज का प्रयोग करें, एम का करें या आर का करें? इज का। क्यों करेंगे? क्योंकि सिंगुलर नाउन है ना। अगर प्लूरल नाउन होता तो हम किसका प्रयोग करते? आर का। अगर आई सब्जेक्ट होता तो एम का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इज। ठीक है। उसके बाद में अगला नियम है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आपके एक्टिवस के सेंटेंस में चाहे फर्स्ट फॉर्म आए, सेकंड आए या थर्ड आए, आपको जब पैसिवस बनाना है तो हमेशा कौन सी वर्ब लिखनी है? थर्ड।
वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, और पहले से ही अगर एक्ट्रेस की सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप थर्ड फॉर्म ही रखोगे, ठीक है ना। अगर सेकंड है, फर्स्ट है, तो भी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे वर्ब हम देखेंगे, वर्ब क्या है, ईट, ईट ही है। वैसे एस तो हमने इस नियम के अकॉर्डिंग लगाया है, ईट है। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। स्पेलिंग क्या होती है, ई ए ईटन, ठीक है। उसके बाद में बाई शब्द का प्रयोग करना है, तो हम क्या लगा देंगे, देखो यहां पर भी नीचे भी आते हैं, देखो दोनों को साथ बनाते हुए चलते हैं, या फिर ऊपर वाले को बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में समझ लेंगे इसको। बाई शब्द का प्रयोग कर दिया है। अब हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या हमारा, राम, तो यहाँ पे हमें राम लिख देना है। अब राम का यहाँ पे फर्स्ट अक्षर कैपिटल क्यों लिखा है, नाउन है, क्यों है, नाउन है, इसलिए। तो शायद मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा आपको। इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये पांचों नियम यूज हुए हैं। अगर इनको स्टेप बाय स्टेप आपने यूज नहीं किया तो आपका एक्ट्रेस से पैसिव सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ में इनका भी प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। और जब ये सब चीज हम सीख रहे हैं तो 80% आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, 20% आपका बचेगा, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 5 प्रकार के पढ़ने में। अभी तो फिलहाल में असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसके बाद में इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंपेरेटिव, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। आ रही बात समझ में। लेकिन उनमें कोई ज्यादा विशेष नियम नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर ये आ रहे हैं तो फिर आगे के आपको आ रहे हैं, और ये नहीं आ रहे तो आगे के नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल है कि आई डू नॉट रीड इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। दूसरा नियम है कि हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब क्या है इसमें, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो डू नॉट आया है, तो डू नॉट या डज नॉट आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर प्लस नॉट, अर्थात इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, सिंगुलर है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज नॉट का, ठीक है। तीसरा नियम, 2 नियम लागू हो गए। तीसरा नियम है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो वर्ब क्या है इसमें, रीड, और रीड की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। उसके बाद में बाई शब्द का प्रयोग करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। अब आई हमारा सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बना देंगे, मी। समझ में आया क्या, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम से दिक्कत, आफत में डिफिकल्टी है क्या, नहीं है। 1-2 एग्जाम्पल हम और लिखने का प्रयास कर लेते हैं, जैसे चौथा, तीसरा एग्जाम्पल। देखिएगा, ये एक्ट्रेस का सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाना में कौन है जो इसका पैसिव बना पाएगा, है कोई विद्यार्थी। राम रोट ए स्टोरी, राम ने एक कहानी लिखी। हाँ, राम ने एक कहानी लिखी, कौन बना सकता है, इसका पैसिव बनाना है, बताओ बहन, बोलो। ए स्टोरी है, वॉज रिटन होती है, WRITTEN, रिटन बाई राम। बैठो, शाबाश, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। दूसरा नियम है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब के लिए इधर आएंगे हम, यहाँ पे रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज वर्ब का। सब्जेक्ट को देखना है, ए स्टोरी यानी सिंगुलर है, इसलिए किसका प्रयोग करना है,
वाज का। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, रोट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, जिसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। उसके बाद में चौथा नियम क्या है, बाई का प्रयोग करना है। पांचवा नियम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है ना। कल हम आगे पढ़ाएंगे, उससे पहले एग्जाम्पल ही समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बेहतर तरीके से और भी समझ में आए। लेकिन यहां तक के रूल और रेगुलेशन आपको याद होना चाहिए।